हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGPE 007 भारत के बाद अहिंसक आंदोलन, इग्नू यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट, इससे पहले हमने इस सब्जेक्ट की पहली जो वीडियो हमने पार्ट 1 जो डाला है, उस वीडियो का पार्ट 2 इस बारे में हम बात करेंगे, आगे के 7 क्वेश्चन। इससे पहले जो हमने MGPE 007 का जो पार्ट 1 डाला है, उसमें हमने टोटल 7 क्वेश्चनों के ऊपर हमने बात करी। अब हम इस पार्ट 2 की वीडियो में 7 क्वेश्चन और हम देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अभी तक जिस स्टूडेंट ने MGPE 007 का जो वीडियो पार्ट 1 की जो वीडियो है अभी तक नहीं देखी है, वो पहले देखे, उसके बाद पार्ट 2 की वीडियो आप ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। समकालीन भारत में मग नीति और सार्वजनिक संबंधी जो है मुद्दे, उनकी क्या समस्या है, चिंता है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट, ये जो मग नीति जो होती है, ये मग जो है, ये हमारी शराब नीति, इसे कहते हैं शराब। आपको पता है पूरी भारत में जो है, हर राज्य में शराब नीति अलग अलग तरीके से है। अगर हम समकालीन भारत की बात करें तो शराब नीति और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। अलग अलग राज्यों में अलग 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 शराब नीतियां लागू हैं। कहीं पूर्ण प्रतिबंध है तो कहीं नियंत्रित बिक्री है। शराब का अत्यधिक सेवन यकृत रोग, हृदय समस्या, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती देशी शराब से लीवर रोग और दुर्घटनाएं बढ़ती है। वहीं अगर शराबबंदी से कुछ स्थानों पर घरेलू हिंसा हिंसा और स्वास्थ्य समस्याओं में कमी देखी गई है। इसलिए प्रभावी शराब नीति, जन जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाएं शारीरिक स्वास्थ्य सुधार के लिए आवश्यक है। इस तरह से शराब नीति जो है सरकार के लिए कहीं लाभदायक है तो शराब के लिए घाटा भी है, क्योंकि सरकार की जो आय 40% आय जो है वो हमारी जो शराब की दुकान है उससे सरकार को आय प्राप्त होती है। जो हमारे भारत के कल्याण के ऊपर उसका जो आय व धन है वो खर्च होता है। तो समकालीन भारत में मग यानी शराब नीति एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वास्थ्य से जुड़ी विषय है। एक और राज्य सरकारें मग बिक्री से होने वाले राजस्व पर निर्भर है, कहीं वहीं दूसरी ओर शराब सेवन से जुड़ी स्वास्थ्य, सामाजिक, पारिवारिक दुष्परिणाम लगातार बढ़ रहे हैं। संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को नशीले पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करने की सलाह दी गई है। फिर भी व्यवहारिक नीतियां अक्सर विरोधाभासी दिखाई देती हैं। इस शराब नीति के माध्यम से हमने मनुष्य को बीमार और उसे गंभीर बीमारियों का सामना करना और यहाँ तक कि घरेलू हिंसा जैसी जो समस्या है वो इस शराब नीति के माध्यम से बढ़ी है। इस संदर्भ में मग नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस शराब नीति में एक तरफ सरकार की आय बढ़ रही है तो दूसरी तरफ देखें तो इससे समाज पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मग नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे हैं उनमें तालमेल बिठाना एक बहुत गंभीर समस्या है। मग नीति से जुड़ी चिंताएं क्या क्या है, जैसे कि राजस्व बनाओ जन स्वास्थ्य। अगर हम मग नीति को अगर देखें यानी शराब नीति, उससे हमारी सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। अगर राजस्व प्राप्त होता है, अगर वो मग नीति बनाती है, उसे बढ़ावा देती है, तो उससे जन स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ शराब से भारी राजस्व प्राप्त होता है और स्वास्थ्य हितों की अनदेखी होने से आशंका रहती है। साथ ही साथ में निषेध और उसके दुष्परिणाम, पूर्ण शराबबंदी से अवैध शराब तस्करी और जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं बढ़ रही है, जो सरकार के सामने एक चिंता का विषय है। साथ ही साथ में नीति में राज्यों का अंतर, भारत में अलग अलग राज्यों की अलग अलग मग नीति यानी शराब नीति है, जिससे परिवर्तन और समन्वय की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही साथ में फोर्थ चिंता है महिलाओं और परिवारों का प्रभाव। शराब सेवन से घरेलू हिंसा, आर्थिक असुरक्षा और पारिवारिक विघटन की घटनाएं बढ़ती है। ये भी एक सरकार का बहुत बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही साथ में युवाओं में बढ़ता सेवन, विज्ञापन, जो आपको पता है कि शराब नीति से नशीले पदार्थों के लिए हम विज्ञापन, शहरीकरण, बदलती जीवन शैली के कारण युवाओं में शराब सेवन बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये शराब नीति, अब स्वास्थ्य जो
सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता है वो है हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या। शराब सेवन से लिवर रोग, हृदय रोग और मानसिक तनाव और लत की समस्या बढ़ रही है, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ। शराब से जुड़ी बीमारियां, दुर्घटनाएं स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव डालती है। एक तरफ सरकार को आय तो प्राप्त होती है, वही आय जनता की जन कल्याण के लिए खर्च करना होता है, लेकिन इससे बहुत सारी बीमारियां, जन स्वास्थ्य सेवाओं में अत्यधिक खर्च होता है। तो और बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं देश के अंदर, जिससे हमारे स्वास्थ्य प्रणाली पर उंगलियां उठती है। साथ ही साथ में सड़क दुर्घटनाएं और मृत्यु दर तेजी से बढ़ती है। नशे की हालत में वाहन चलाना दुर्घटना और मौतों का प्रमुख कारण है, जो एक सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चिंता है। साथ ही साथ में रोकथाम और उपचार की कमी। सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के को ध्यान में रखते हुए नशा मुक्ति केंद्रों, जागरूकता कार्यक्रमों और परामर्श सेवाओं की अपर्याप्तता एक बहुत बड़ी समस्या है। इस तरह से हमने ये मग नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य में तालमेल, जो उन दोनों के बीच में जो संबंध में जो चिंता है, उसके बारे में बात करी। अब बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर बांध के खिलाफ उसके अहिंसक संघर्ष पर चर्चा कीजिए। जी स्टूडेंट, ये नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था, ये सरदार सरोवर एक बांध परियोजना है, उसके खिलाफ चलाया गया था। तो सरदार सरोवर परियोजना क्या थी, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। सरदार सरोवर परियोजना का कार्य 1979 में आरंभ हुआ। इसे लेकर आंदोलन की शुरुआत 1985 में हुई। इस परियोजना से 4 राज्य, यानी जो सरदार सरोवर परियोजना थी, इससे 4 राज्यों को बहुत ही लाभ मिलता, जिसमें से पहला जो राज्य है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा जो है हमारा राजस्थान। ये सरदार सरोवर परियोजना इन 4 राज्यों से संबंधित थी। इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर लगभग 30 बड़े बांध, 153 यानी 153 मंजिले बांध और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें सबसे बड़ा बांध गुजरात में सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध था। इस परियोजना से बिजली उत्पादन की सेवाओं को बढ़ाना, राज्यों में सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति और कृषि उसकी उपज में बढ़ोतरी, बाढ़ और सूखे की समस्याओं का सामना करना इस बांध का मकसद था। ये सरदार सरोवर बांध जो था, इसके खिलाफ जो आम नागरिक थे, उन्होंने एक आंदोलन चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा सरदार सरोवर बांध क्या था, किन राज्यों को इसका लाभ था। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन समकालीन भारत का एक प्रमुख जन आंदोलन है, क्योंकि ये आंदोलन आम जनता के द्वारा चलाया गया। जो बड़े बांधों से होने वाले विस्थापन, क्योंकि ये बांध जब बनता तो आसपास के गांवों को खाली कराना पड़ता। इस खाली कराने में लगभग अगर हम बात करें, कई सौ गांव हमें, यानी 245 गांव डूबने की शंका थी, उनका विस्थापन कराना सबसे बड़ी समस्या थी। पर्यावरण क्षति विकास की एक पक्षीय अवधारणा के विरोध में उभरा। यह आंदोलन 1980 के दशक में नर्मदा नदी पर बनाई जा रहे सरदार सरोवर बांध के खिलाफ था, जैसा मैंने आपको बताया। इसके नेतृत्व में मेघा पाटकर, बाबा आमटे और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता रहे। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने यह प्रश्न उठाया कि क्या विकास का अर्थ लोगों को उजाड़कर, प्रकृति को नष्ट करके होना चाहिए। यह संघर्ष पूरी तरह अहिंसक और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इस सरदार सरोवर बांध के विरोध के प्रमुख कारण क्या थे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, जैसे कि लाखों आदिवासी, किसानों, ग्रामीण लोगों, यानी जो ग्रामीण लोग हैं, उनका विस्थापन की सबसे बड़ी समस्या थी, इसलिए सरदार सरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन चलाया। दूसरा, उचित पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था का अभाव था। वन भूमि, जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचना था, इसके खिलाफ आंदोलन। और स्थानीय समुदाय की सहमति के बिना परियोजना लागू करना, विकास लाभों का असमान वितरण के खिलाफ सरदार सरोवर बांध के खिलाफ ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन का अहिंसक संघर्ष क्या था, जैसे कि गांधीवादी अहिंसा का पालन, यानी जो आंदोलन चलाया गया, ये गांधी जी के अहिंसा आंदोलन के मार्ग के अनुकूल चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने हिंसा का मार्ग कभी नहीं अपनाया। यह शांतिपूर्ण तरीके से सत्य, अहिंसा और नैतिक दबाव इसके मुख्य हथियार रहे। साथ ही साथ में धरना, प्रदर्शन, पदयात्रा, आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण धरने, रैली और पदयात्रा कर जनता और सरकार का ध्यान विस्थापन की समस्या की ओर आकर्षित किया। साथ ही साथ में जल सत्याग्रह, डूबे क्षेत्र में खड़े होकर जल में सत्याग्रह करना आंदोलन का एक प्रतीकात्मक
और प्रभावी हिंसक तरीका था कि लोग वहां पर जो डूबे क्षेत्र थे उन जल में खड़े होकर इस आंदोलन को उन्होंने चलाया। साथ ही साथ में उपवास और अनशन, मेगा पाटकर उन्होंने कार्यकर्ताओं ने लंबे समय तक गांधी जी के उपवास जो तकनीक है उसको अपनाकर सरकार पर नैतिक दबाव बनाया। साथ ही साथ में नए सामाजिक आंदोलन, अगर हम बात करें इसके और भी नए सामाजिक आंदोलन है जैसे कि सेंट्रलाइट। तो बच्चे ये छोड़ देना, ये बाय मिस्टेक हो गया है हमारा, तो इसको नहीं करना। बाकी आपको मैंने बता दिया उपवास और अनशन जो गांधी जी की जो नीतियां थी उसके आधार पर ये आंदोलन चलाया। तो ये हमने जो बात करी नरेंद्र बचाओ आंदोलन के बारे में, ये जो लाइन जो थी वो बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गई, तो इसको हम सैटेलाइट वैली जो है ना, साइलेंट वैली, उसका वाली लाइन, इसको आप मत करिएगा। चलिए आगे के देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, नए सामाजिक आंदोलनों के उदाहरण के रूप में साइलेंट वैली आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। तो वो जो लाइन जो थी वो इसकी थी। तो साइलेंट वैली आंदोलन क्या था? अगर देखें हम, साइलेंट वैली जो आंदोलन था भारत के नए सामाजिक आंदोलन में से एक सफल आंदोलन का सबसे प्रमुख उदाहरण रहा है। ये आंदोलन 1970 के दशक में केरल के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में साइलेंट वैली के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को बचाने के लिए शुरू हुआ था। यानी ये आंदोलन जो था 1970 के दशक में, जो पश्चिमी घाट है हमारा केरल का, वहां पर जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए साइलेंट वैली आंदोलन चलाया था। प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना से इस क्षेत्र की दुर्लभ जैव विविधता और परिस्थिति संतुलन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि साइलेंट वैली केरल के जो पश्चिमी घाट है वहां पर उन जल विद्युत परियोजना को लागू करना था, जिसके तहत वहां पर बांध बनाने के लिए, आपको पता ही है, वहां पर साइलेंट वैली के लिए वहां पर जैव विविधता और बहुत सारे जीव जंतु के नष्ट होना और पारिस्थितिकीय तंत्र का संतुलन बिगड़ने जैसे खतरा उत्पन्न हो रहा था। तो इसके खिलाफ ये साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन केवल किसी आर्थिक या वर्गीय हित तक सीमित नहीं था, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, भावी पीढ़ियों के अधिकार और सतत विकास की अवधारणा पर केंद्रित था। आंदोलन की पृष्ठभूमि यह रही कि केरल सरकार ने साइलेंट वैली के कुंथीपुछा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित की थी। यानी सरकार जो थी जल विद्युत परियोजना बना रही थी कुंथीपुछा में, एक नदी है कुंथीपुछा नदी, उस पर बनाना था। इसके निर्माण में लगभग 8000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आ रहे थे, मतलब वन क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ रहे थे, यानी हटाना था उन्हें साफ करके, वहां ये जल विद्युत परियोजना बनती। वैज्ञानिक और पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी थी कि इस दुर्लभ प्रजाति और संपूर्ण परिस्थिति तंत्र नष्ट हो जाएगा। इसी चिंता से ने साइलेंट वैली आंदोलन को जन्म दिया। साइलेंट वैली का मतलब यह था कि साइलेंट वो जो एरिया था, मतलब उष्णकटिबंधीय एक साइलेंट तरीके से ये आंदोलन चला रहा था। इस आंदोलन को साइलेंट वैली आंदोलन कहा गया। आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या रही? जो एक नए सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रकट थी, नए सामाजिक आंदोलन के रूप में साइलेंट वैली आंदोलन की विशेषता, जैसे कि पर्यावरण केंद्रित संघर्ष। यह आंदोलन पर्यावरण जैव विविधता संरक्षण पर आधारित था, ना कि पारंपरिक और आर्थिक और वर्गीय मांगों पर। मतलब यह आंदोलन जो चलाया गया था जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित चलाया गया था, ये कोई आर्थिक लाभ के लिए या किसी वर्ग के द्वारा या वर्ग की मांगों के लिए आंदोलन नहीं चलाया गया था। यह आंदोलन अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीकों से चलाया गया था, क्योंकि लोकतंत्र में धरना, जन जागरूकता, लेखन, जनसभाएं और वैज्ञानिक रिपोर्टिंग के माध्यम से शांतिपूर्ण विरोध किया गया। इसलिए साइलेंट वैली आंदोलन कहलाया। साथ ही साथ में नागरिक समाज की सक्रिय भूमिका। इस आंदोलन में जो नागरिक समाज था उसने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वैज्ञानिकों, छात्रों, लेखकों और आम नागरिकों ने इससे सक्रिय भागीदारी निभाई अपनी। साथ ही साथ में राज्यों की विकास नीति को चुनौती दी। आंदोलन ने विकास बनाम पर्यावरण के बहस को सामने लाया और वैकल्पिक विकास मॉडल पर जोर दिया। साथ ही साथ में गैर दलीय व्यापक समर्थन, यानी ये जो आंदोलन था ये गैर दलीय था, इसमें कोई राजनीतिक दल इन्वॉल्व, मतलब राजनीतिक दल के द्वारा नहीं चलाया गया था, बल्कि इस आंदोलन को सभी का समर्थन मिला था। यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं था, जिससे इसे व्यापक सामाजिक समर्थन मिला। आंदोलन के परिणाम और प्रभाव क्या पड़े साइलेंट वैली के? जैसे कि लगातार जन दबाव के कारण 1983 में जल विद्युत परियोजना को रद्द कर दिया गया। जो जल विद्युत परियोजना लागू करनी थी उसे उन्होंने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। 1985 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। कह दिया कि जो ये उष्णकटिबंधीय जो वन है, मतलब ये जो एरिया है ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस आंदोलन ने भारत में पर्यावरण आंदोलनों को एक नई दिशा दी और नीति निर्माण में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता को लेखांकित किया गया। इस आंदोलन का प्रभाव यह पड़ा, महत्व ये था कि साइलेंट वैली आंदोलन ने सिद्ध किया कि संगठित, अहिंसक, वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित जन आंदोलन से नीति परिवर्तन संभव है।
ये नए सामाजिक आंदोलनों की उस प्रवृत्ति को दर्शाता है जिससे जीवन, प्रकृति, लोकतांत्रिक मूल्यों को केंद्रीय स्थान दिया जाता है। तो इस तरह से साइलेंट वेरी के बारे में हमने बात करी। अब बात करते हैं ग्रीन पीस को किन उपलब्धियों का श्रेय जाता है। ग्रीन पीस विश्व का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जिसने पर्यावरण संरक्षण को वैश्विक जन आंदोलन का रूप दिया। ग्रीन पीस यानी इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ग्रीन पीस का उद्देश्य पृथ्वी, महासागरों, वन, मानव जीवन को औद्योगिक प्रदूषण, परमाणु खतरे और जलवायु परिवर्तन से बचाना था। यह संगठन सरकारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नैतिक और लोकतांत्रिक दबाव डालने के लिए अहिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई, जन जागरूकता और वैज्ञानिक तत्वों का सहारा लेता है। ग्रीन पीस ने पर्यावरण समस्याओं को केवल तकनीकी मुद्दा न मानकर मानव अस्तित्व और भविष्य की पीढ़ियों से जोड़कर प्रस्तुत किया। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाती है। ग्रीन पीस की उपलब्धि जैसे कि परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अभियान चलाना। ग्रीन पीस ने समय समय पर परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अभियान चलाया। ग्रीन पीस जो संगठन है उसने परमाणु परीक्षणों का विरोध कर वैश्विक जनमत को प्रभावित किया, जिससे कई देशों को परीक्षण रोकने पर मजबूर भी होना पड़ा। साथ ही साथ में व्हेल, समुद्री जीवों का संरक्षण। ग्रीन पीस ने जो समुद्र में व्हेल और समुद्री जीव है उनको सुरक्षित यानी उनको सुरक्षा रखने के लिए भी उन्होंने अभियान चलाया। व्हेल शिकार के खिलाफ, क्योंकि बड़े पैमाने पर समुद्र में जो शिकारी है यानी व्हेल शिकार करके उनका तेल निकालकर और उनकी जो दवाइयों के लिए उनकी जो सामग्री है उसे प्राप्त करने के लिए वो व्हेल को बहुत ही शिकार किया करते थे। व्हेल शिकार के खिलाफ ग्रीन पीस के अभियानों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समुद्री जीव संरक्षण को बल मिला। साथ ही साथ में वनों की कटाई के खिलाफ भी संघर्ष इन्होंने समय समय पर चलाया। वर्षा वनों और जैव विविधता संरक्षण के लिए ग्रीन पीस ने सरकारों और कंपनियों पर भी दबाव डाला, जिससे वनों की कटाई के खिलाफ संघर्ष हुआ और वनों की कटाई रुकी। साथ ही साथ में जलवायु परिवर्तन को वैश्विक मुद्दा बनाया गया। ग्रीन पीस ने ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्सर्जन के खतरों को विश्व मंच पर प्रमुखता से उठाया और लोगों को इसके संबंध में जागरूक किया। रासायनिक प्रदूषण के विरुद्ध अपनी भूमिका को इन्होंने बढ़ाया। ग्रीन पीस ने औद्योगिक प्रदूषण और विषैले कचरे के खिलाफ जागरूकता फैलाने में ग्रीन पीस की अहम भूमिका रही। साथ ही साथ पर्यावरण कानूनों और नीतियों पर भी प्रभाव इनका देखा गया। ग्रीन पीस के अभियानों से कई देशों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी नीतियों और नियम सख्त हुए, जिससे यहाँ पर पर्यावरण, जैव विविधता और जो एनवायरमेंट है उसको बचाने में अपनी अहम भूमिका अदा की। 7th क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा, घटक, परिवर्तन की गतिशीलता के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। संपूर्ण क्रांति क्या है? जैसा कि आपको स्टूडेंट बता दूं, संपूर्ण क्रांति भारत में एक चलाई गई एक क्रांति थी। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा 1970 के दशक में प्रस्तुत की गई, क्योंकि संपूर्ण क्रांति हमारे जो जयप्रकाश नारायण है लोकनायक, इनके द्वारा ये चलाई गई थी और ये चलाई गई थी 1970 के दशक में। इसका उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि समाज, राजनीति, व्यक्ति के जीवन में व्यापक नैतिक और संरचनात्मक परिवर्तन लाना था। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि भारतीय लोकतंत्र की समस्याएं जैसे भ्रष्टाचार, अन्याय, असमानता और नैतिक पतन का समाधान आंशिक सुधारों से नहीं होगा, बल्कि समग्र सतत परिवर्तन से संभव होगा। इसलिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण, जन आधारित और लोकतांत्रिक तरीकों से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। क्रांति की अवधारणा, संपूर्ण क्रांति का अर्थ है व्यक्ति से समाज और राज्य तक समग्र परिवर्तन। यह अहिंसक क्रांति की के बजाय नैतिक, लोकतांत्रिक और अहिंसक परिवर्तन पर आधारित थी। इस क्रांति का लक्ष्य सत्ता पर कब्जा नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार और जनता की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र को मजबूत करना था। संपूर्ण क्रांति के जो घटक थे, जैसे कि सामाजिक क्रांति, जाति भेद, असमानता और सामाजिक अन्याय का अंत करना। साथ ही साथ में आर्थिक क्रांति, शोषण मुक्त और समान अवसरों पर आधारित अर्थव्यवस्था। तीसरा राजनीतिक क्रांति, इसके तीसरा घटक था भ्रष्टाचार मुक्त, जवाबदेही और विकेंद्रीकरण राजनीति को स्थापित करना। साथ ही साथ में सांस्कृतिक क्रांति, नैतिक मूल्यों, अनुशासन और नागरिक चेतना का विकास। शैक्षिक क्रांति, मूल्यपरक और रोजगारोन्मुक्त शिक्षा व्यवस्था लागू करना। साथ ही साथ में आध्यात्मिक नैतिक क्रांति, व्यक्ति के चरित्र, आत्मा, संयम में परिवर्तन लाना, ये इसके प्रमुख घटक थे। इसके परिवर्तन की गतिशीलता, संपूर्ण क्रांति में परिवर्तन नीचे से ऊपर प्रक्रिया है। ये जन आंदोलन
युवा और छात्रों की भागीदारी, अहिंसक संघर्ष, जन जागरूकता और लोकतांत्रिक दबाव के माध्यम से आगे बढ़ती है। इसमें निरंतर जन सहभागिता और नैतिक नेतृत्व को परिवर्तन की शक्ति माना गया। तो इस तरह से ये जो बात करी थी हमने जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बारे में बात करी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। थर्ड क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग यानी जूनियर कौन थे, वे किस प्रकार गांधी जी से प्रभावित थे। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे वो अमेरिका के प्रसिद्ध नागरिक नेता, पादरी और सामाजिक सुधारक थे। मार्टिन लूथर यानी ये पादरी पद पे भी थे, नेता भी थे और नागरिक अधिकारों के संबंधित सामाजिक सुधारक थे। ये मतलब चीजों के 1950-60 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और रंग भेद के विरोध के सबसे प्रभावशाली नेता बने। इनका लक्ष्य आश्वेत समुदाय को सम्मान, अधिकार, मतदान का अधिकार, सामाजिक सम्मान दिलाना था। किनका? आश्वेत लोगों को। यानी मार्टिन लूथर ने श्वेत लोग तो एक तो गोरे लोग थे और एक जो एशिया अफ्रीका के जो आश्वेत लोग है ना, आश्वेत समुदाय जो अमेरिका के अंदर निवास करके वहां पर रह रहे हैं, या वो प्रवासी हो चाहे वहां के लोग हो, उनको समान अधिकार, मतदान का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार, सामाजिक सम्मान दिलाने के क्षेत्र में इन्होंने सराहनीय काम करे। वे अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रमुख चेहरे भी थे। 1964 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी, मार्टिन लूथर जो थे ना, वो नोबेल शांति पुरस्कार भी उनको मिला हुआ था 1964 में। उनका संघर्ष पूरी तरह अहिंसक और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था और ये गांधी जी के सिद्धांत और तकनीकों को फॉलो करते थे। ये गांधी जी से काफी प्रभावित थे, जैसे अहिंसा का सिद्धांत। मार्टिन लूथर ने गांधी जी की अहिंसा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन माना, तो इसलिए उनके जो प्रयास थे वो सब अहिंसक मार्गों पर थे। साथ ही साथ में इनके जो मार्टिन लूथर जो थे वो सत्याग्रह से प्रेरणा मिली। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोध और नैतिक दबाव की पद्धति गांधी जी से अपनाई और ये गांधी जी के बहुत ही जो सत्याग्रह सिद्धांत है उसको गहराई से उनको प्रभावित किया। नैतिक शक्ति पर विश्वास, यानी ये जो मार्टिन लूथर किंग जो थे वो मानते थे कि प्रेम और नैतिकता से शत्रु का हृदय बदला जा सकता है, जो कि गांधी जी भी कहते थे। ये विचार गांधी जी से प्रेरित था। साथ ही साथ में बहिष्कार और शांतिपूर्ण आंदोलन का जो मार्टिन लूथर थे वो बहिष्कार यानी अपने आंदोलन के माध्यम से बहिष्कार और शांतिपूर्ण आंदोलन चलाते थे। मोंटगोमरी बस बहिष्कार जैसे आंदोलनों में गांधी जी के तरीकों का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ में साधन और साध्य की एकता पर का भी इन्होंने समर्थन करा। जो मार्टिन लूथर किंग का विश्वास था कि न्यायपूर्ण लक्ष्य केवल न्यायपूर्ण साधनों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि गांधी जी कहते थे कि एक स्वच्छ यानी अपने लक्ष्य को केवल एक स्वस्थ और एकदम शांतिपूर्ण और अच्छे मार्ग यानी साधनों के माध्यम से ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं 14 क्वेश्चन की, यानी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन क्या था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो भेद जो काले और गोरे का जो भेद था उसके विरोध में जो आंदोलन हुए वही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन कहलाए। जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसी नस्लीय व्यवस्था थी जिसने समाज को जन्म, रंग, नस्ल के आधार पर विभाजित कर दिया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद काफी अधिक मात्रा में देखने को मिला। ये व्यवस्था केवल सामाजिक भेदभाव तक सीमित नहीं थी, यानी समाज में ये जो बुराई है ये वहां तक सीमित नहीं, बल्कि कानूनों, प्रशासन, राज्य शक्ति का संरक्षण प्राप्त था। वर्ष 1948 के बाद श्वेत अल्पसंख्यक सरकार ने रंगभेद को आधिकारिक नीति बनाकर लागू किया, जिसके तहत अश्वेत बहुसंख्यक आबादी को राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक सम्मान और आर्थिक अवसरों से वंचित कर दिया गया। शिक्षा, आवास, रोजगार, आवागमन और विवाह जैसी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कठोर भेदभाव किया गया। तो ये जो काले जो रंग भेद के आधार पर उनके साथ भेदभाव होता था। इस अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में एक दीर्घकालिक रंग भेद विरोधी आंदोलन विकसित हुआ, क्योंकि भेदभाव भेदभाव इतना बढ़ गया था कि वहां पर एक रंग भेद विरोधी आंदोलन विकसित हुआ। यह आंदोलन केवल नस्लीय समानता की मांग नहीं था, बल्कि मानव गरिमा, लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा का संघर्ष था। इस आंदोलन में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, चर्च, श्रमिक संगठन, छात्र समूह और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंततः यह संघर्ष रंगभेद व्यवस्था के पतन और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय का कारण बना। ये रंगभेद जो विरोधी आंदोलन था, इसने वहां के रंगभेद जो बुराई थी उसका खात्मा करा
और साथ ही साथ में वहां पर लोकतंत्र की नींव रखी। इस दक्षिण अफ्रीका के जो रंग भेद विरोधी जो आंदोलन था, उसके प्रमुख नेता और संगठन जैसे नेतृत्व जो करा था, वो करा था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, ANC। जो अफ्रीका के अंदर नेशनल कांग्रेस थी, उसने इस आंदोलन को चलाया। साथ साथ में इस आंदोलन को नेल्सन मंडेला और उनके सहयोगी द्वारा चलाया गया। यानी इस आंदोलन के जो मुख्य नेता, जैसे हमारे देश के अंदर बहुत सारे आंदोलन के जो आजादी के जितने भी आंदोलन चलाए गए, उसमें गांधी जी थे ना प्रमुख नेता, हीरो। ऐसे ही वहां पर जो थे वो नेल्सन मंडेला थे। चर्च, मजदूर संगठनों और छात्र समूह की भूमिका भी अहम थी। साथ ही साथ में रंगभेद व्यवस्था की प्रकृति रही है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद एक कानूनी और संस्थागत नस्लीय व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य श्वेत अल्पसंख्यक शासन को बनाए रखना था और अश्वेत बहुसंख्यक आबादी को हर क्षेत्र में अधीन रखना था। इसकी प्रकृति निम्नलिखित बिंदु की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला जो है वह है नस्ल के आधार पर कानूनी भेद। जी, दक्षिण अफ्रीका के अंदर यहाँ पर रंगभेद के आधार पर जो श्वेत और अश्वेत लोग थे, उनके नस्ल के आधार पर उनको कानूनी भेदभाव यानी कानूनी अधिकार दिए गए थे। रंगभेद व्यवस्था में समाज में श्वेत, अश्वेत, रंगीन और एशियाई वर्गों में बांटा गया था। प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग अधिकार और कानून थे। यानी जो श्वेत के लिए अलग अधिकार, अश्वेत के लिए अलग, रंगीन और एशियाई वर्गों के अलग अधिकार, मतलब इनको वर्गीकृत किया गया था और प्रत्येक वर्ग के अलग अलग अधिकार और कानून थे। श्वेतों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। यानी इन सब में सबसे ज्यादा जो स्थिति अच्छी थी, उच्च थी, वो थी श्वेत लोगों की। साथ साथ में राजनीतिक अधिकारों से वंचना, यानी वंचित। अश्वेतों को मतदान का अधिकार नहीं था। यानी जो अश्वेत लोग थे ना, उन्हें अफ्रीका के अंदर वोट देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। वे सरकार, संसद और प्रशासन में भाग नहीं ले सकते थे। राजनीतिक सत्ता पूरी तरह श्वेत अल्पसंख्यकों के हाथ में थी और वहां पर जो राजनीतिक सत्ता थी वो श्वेत लोगों के पास थी। यानी श्वेत के बाद जो अश्वेत लोग थे वो बिल्कुल भी राजनीति से परे थे और इन्हें प्रशासन में नौकरी वोकरी करने का अधिकार नहीं था। अश्वेतों को निम्न गुणवत्ता की सुविधाएं दी जाती थी। साथ ही साथ में आर्थिक शोषण। अश्वेतों को सस्ते श्रमिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यानी जो अश्वेत लोग हैं, उन्हें कम मजदूरी में काम पे लगाया जाता था। अच्छे वेतन, कुशल नौकरियां और भूमि पर उनका अधिकार नहीं था। गरीबी और बेरोजगारी स्थायी समस्या बनी रही। इस तरह से दमनकारी कानून और पुलिस अत्याचार भी तेजी से बढ़ा। सरकार ने कोर्ट कठोर कानून लागू कर दिया। अश्वेतों के लिए विरोध करने वालों को जेल, यातना, हत्या का सामना करना पड़ता था। यानी जो अश्वेत लोग हैं, सरकार ने इतना कानूनी दमनकारी कानून लागू किया और पुलिस अत्याचार तेजी से अश्वेत लोगों पर बढ़ा। शार्पविल हत्याकांड इसका प्रमुख उदाहरण रहा है। साथ ही साथ में मानव गरिमा का हनन। जी, रंगभेद व्यवस्था में अश्वेत को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। पहले दर्जे का तो जो टॉप पे रखा जाता श्वेत को, और दूसरे मतलब बाद में जो बेकार नागरिकों में अश्वेतों को डाला गया। ये केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि मानवता के विरुद्ध अपराध था। तो इस तरह से ये हमने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद जो विरोधी आंदोलन देखा, वो इस आधार पर पड़ा। इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा। हमने इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 की वीडियो डाली थी और ये इसका सेकंड पार्ट वीडियो का है। तो आप इस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को करके आप 14 टॉप क्वेश्चन आप प्राप्त करेंगे, जिससे आपका एग्जाम करना सरल हो जाएगा। ये वीडियो में जो हम टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, हम शॉर्ट बाय शॉर्ट करते हैं। तो आप इस शॉर्ट क्वेश्चनों को अपनी लैंग्वेज में पेपर में थोड़ा बढ़ाकर करिएगा, क्योंकि एक पेपर करने के लिए हमें हर पेपर का एक फॉर्मेट और एक हिंट चाहिए होता है। वो हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह से आप वहां पर अपना एग्जाम पूरा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।